उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना को वबा करार दे दिया है। काबीना की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। कोरोना वायरस की वजह से 22 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यूपी में अब तक 11 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। 24 मेडिकल कॉलेजों में अलहदा वार्ड कायम किए जाएंगे। क्योंकि सीजन अप डाउन हो रहा है और स्वाभाविक रूप से इन स्थितियों में कोई पैनिक स्थिति न पैदा हो, इसके लिए हम लोगों ने तात्कालिक रूप से जिन संस्थाओं में परीक्षाएं चल रही हैं वे सभी परीक्षाएं यथावत रूप से आगे उनका कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जिन संस्थाओं में परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद में भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, हम लोगों ने उन परीक्षाओं को स्थगित करवा दिया है। 22 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी अपने बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उच्च शिक्षा के या फिर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और हमारे जो अन्य स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए सेंटर हैं, इनको हम लोगों ने 22 मार्च तक के लिए बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं आगरा में भी तलबा और इंतजामिया ने स्कूल कॉलेज बंद करने के सिलसिले में सीएम योगी के फैसले का खैर मकदम किया है। तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एक बड़ा फैसला है। हमारे नुमाइंदे हिमांशु त्रिपाठी ने कुछ तलबा से बात की। कोरोना को लेकर के सीएम योगी ने स्कूल कॉलेजों को 22 मार्च तक बंद कर दिया गया है और ये आगरा कॉलेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ हैं। तो ये जो बीमारी है इसको रोकने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। महामारी घोषित की गई है, उसके अलावा स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। तो हम बच्चों से बात करेंगे आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सीएम योगी ने जो निर्णय लिया है उसको लेकर बच्चे क्या सोचते हैं हम पूछेंगे। बेटा क्या नाम आपका और क्या कहना है आपका? मेरा नाम राम्या गौड़ है। योगी जी ने अच्छा किया है, इससे स्टूडेंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है कोरोना वायरस का, बीमारियां फैल रही हैं। तो 5 मार्च तक सर ने बंद कर दिए कॉलेजेस, तो ये अच्छा काम किया है इन्होंने। तो अच्छा निर्णय लिया, तो और भी आप बताएंगे। आप बताइएगा 22 तक बंद है तो क्या करना है योगी जी के निर्णय पर? योगी अंकल ने बहुत अच्छा किया है, इससे बच्चों की सेफ्टी होगी और बच्चे क्या बड़ों के लिए भी सेफ्टी होगी। एग्जाम चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। 22 तारीख तक बंद है तो अच्छा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। और वैसे भी अब कोरोना वायरस खत्म ही होने वाला है। तो ये बच्चों की प्रतिक्रिया है, बच्चों में खुशी का माहौल है। चूंकि सीएम योगी ने ऐसा निर्णय लिया है जो कोरोना से चल रही जंग में खासा प्रभाव छोड़ेगा और स्कूल कॉलेजों को जो बंद करने की मांग उठ रही थी तो उसी को पूरा किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कोरोना वायरस के सबब जारी एडवाइजरी पर अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह ने दर्जा 1 से 8 तक के सभी तालीमी इदारों में 14 मार्च से 22 मार्च तक छुट्टी का ऐलान किया है। अलीगढ़ जिले में दर्जा 8 तक स्कूलों को बंद करने और इम्तहानात को मुअत्तल करने के ताल्लुक से जिला बेसिक एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि मुतल्लिका अहकामात का सभी प्राइमरी स्कूल, मंजूरा शुदा और इमदाद याफ्ता इदारों पर भी इतलाक होगा। प्राइमरी स्कूलों में जो इम्तहानात 16 मार्च से 23 मार्च के दरमियान होने थे वो 23 मार्च से 28 मार्च के दरमियान मुनक्किद होंगे। 14 से लेकर के 22 तक बंद रखे जाएं और हमारे परिषदीय विद्यालयों में भी जो परीक्षा होनी थी उसको स्थगित करते हुए 23 मार्च से कर दिया गया है। वजह क्या है? कोरोना वायरस चूँकि पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना को एक महामारी के रूप में लिया गया है और उससे बचाव के लिए तरह तरह के हम लोग निर्देश भी बच्चों को दे रहे हैं असेंबली में। कोरोना वायरस का खौफ लोगों पर इस कदर हावी है कि लोग मास्क और सैनिटाइजर्स की तलाश में बाजार तक पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें इन दिनों बाजार में पाई नहीं जा रही हैं। अलीगढ़ जिला अस्पताल के सामने तमाम दवाओं की दुकानों पर मास्क और सैनिटाइजर्स इन दिनों गायब है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में इतनी डिमांड है कि वो पूरी नहीं हो पा रही है। मार्केट में जिस तरह से कोरोना वायरस का डर है तो किस तरह की डिमांड है आज मास्क की और क्या मिल पा रही है? इस टाइम जितने भी लोग आ रहे हैं सैनिटाइज़र मास्क मांगते हुए आ रहे हैं और हम लोगों पे माल ही अवेलेबल नहीं है। जो भी 10 रुपये का था आज वो ऑलरेडी 20 रुपये का लोग 30 रुपये का देने को तैयार है, मगर हम नहीं ले रहे क्योंकि हम MRP पे जितना है उससे उतना ही बेचना चाहते हैं। मेरा नाम आफ्ताब है यार। मांस वास खरीदना है, दवाई खरीदना है ही नहीं, क्या नाम है जैसे देखो क्या कह रहे हैं? है ही नहीं। कितनी दुकान पे हुआ यार? मैं 3-4 दुकान पे हुई है।
उन्नाव इस्मत-दरी की मुतासरा के बाप की मौत के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने सजा का ऐलान किया और कुलदीप सेंगर को 10 बरस कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की रकम मुतासरा को देने की हिदायत दी गई है। उन्नाव पीड़िता के पिता की हिरासत के मौत के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से ये कहा है कि इस पूरी घटना के मुख्य साजिशकर्ता कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर थे और इसी आधार पर कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि किस तरह कुलदीप सिंह सेंगर ने इस घटना को अंजाम दिया था और इस घटना के बाद पीड़िता के पिता नहीं रहे, पीड़िता के सर से उसके पिता का साया हट गया है, पीड़िता के घर में कोई रहने वाला नहीं है, पीड़िता की जान को खतरा है, वो अपने घर नहीं जा सकती है और ऐसे में किस तरह कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया है। हालांकि पब्लिक उन्हें चुनी जरूर थी, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक पीड़िता के पिता के सर से उसके साये को हटा चुके हैं और ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर की इस पूरी घटना को देखते हुए कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि कुलदीप सिंह सेंगर 10 साल और भी जेल में रहेंगे। हालांकि एक मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि ये उम्र कैद ताउम्र रहेगी जब तक वो जीवित रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के इस फैसले से उन तमाम लोगों के लिए एक नजीर समाज में जरूर पेश हो रहा है जो ये सोच रहे हैं कि वो अपने पद पर रहते हुए कानून को अपने हाथ में लेंगे। कोर्ट का ये फैसला उन तमाम पीड़ितों के लिए भी एक राहत भरा नजीर होगा जो तमाम पीड़िता अपने न्याय के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रही हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ के बापू भवन में वाक़ई महकमे अक़लियती बहबूद से शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ऑडिट पर मुश्तमिल फाइलें गायब होने से एक नई बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ सीबीआई इंक्वायरी की जद में आए बोर्ड के चेयरमैन को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है, वहीं वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहसिन रजा पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। मुतनाज़ा ज़मीनों और बदनवानियों पर मुश्तमिल कागजात की फाइलें महकमे से गायब हो जाना और वो भी ऐसे वक्त में जब शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सीबीआई की तहकीक और नज़र में हों। बताया जा रहा है कि पुरस्रार तौर पर गायब हुई फाइलों में ऐसे दस्तावेज थे जिनसे कुछ लोगों की बदनवानियों से पर्दे हटने थे और उनका मुस्तकबिल तय होना था। फाइल 2017 में ही चलाई गई थी और लगातार मैंने अपने जो प्रयागराज के हमारे अधिकारी थे वो संपर्क में थे, वो लोग आए भी, 2-3 लोगों की टीम गठित की गई वहाँ से और वो टीम यहाँ आई, दोनों वक्फ बोर्ड गई, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, वो भी रिपोर्ट उन्होंने लगा के भेजी। फिर दोबारा भेजा गया, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया था कि इसमें इस तरह की अनियमितताएं हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़े पैमाने पर दोनों बोर्डों का भ्रष्टाचार उजागर होगा इससे। ये इतनी बड़ी गंभीर बात को इतनी आसानी से लिख कर भेज देना मंत्रालय के पास में कि फाइल गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, जिससे कि करोड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का खुलासा होना है, वो फाइल खो जाना, इसका मतलब है कि बोर्ड के साथ साथ तमाम हमारे जो यहाँ के अनुभाग 2 के अल्पसंख्यक कल्याण के बाबू हैं वो मिले हुए थे। जो मोहसिन रजा जी वफ़ के राज्य मंत्री हैं, उनकी बहुत सी ऐसी पत्रावलियाँ हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तब उन्होंने बहुत से वफ़ बेचे थे, उनके परिवार वालों ने बेचे थे। अगर उनमें की कोई पत्रावली गायब हुई है तो वो जवाब दे, उनकी साजिश साबित हो सकती है कि इसमें कि उनकी खुद की साजिश होगी। और दूसरी चीज़ ये कि उनके विभाग से कोई फाइल गायब हुई है तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? हमारे विभाग से अगर हमारे मातहत कोई फाइल गायब होती है तो हमारी जिम्मेदारी। वसीम रिजवी और जफर फारूकी पर औकाफी इमलाक को बेचने और खुर्द-बुर्द करने के इल्जाम लगते रहे हैं। रिपोर्टें भी आती रही हैं, लेकिन इसी अंदाज का इल्जाम वसीम रिजवी ने मोहसिन रजा पर भी लगाया है। वक्त बचाओ तहरीक चलाने वाले लोग सभी से नाराज नजर आते हैं। सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, तलवार लटक रही है, ये अपने को बचाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। वजह यह है जब मैं पाक साफ रहूँगा
तब मैं आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता हूँ। और जब मैं खुद ही वक्फ बेचे रहूँगा, चाहे मैं मुख्यमंत्री क्यों ना हो जाऊँ, तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ उस चेयरमैन के घोटालों के ख़िलाफ़? तो इसमें वसीम रिजवी ने तो उनके ख़िलाफ़ भी लेटर जारी कर दिए FIR लिखने के लिए, उन्नाव SP को और लखनऊ SSP को जारी किए हुए हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब किस यानी कहाँ से शक्ति प्राप्त होगी आपको ऑर्डर करने की? जो शिकायत करता है, जो प्रोटेस्ट करता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाए। हमें भी उसी सिलसिले में जेल भेजा गया, सिर्फ इसलिए कि CBI इंक्वायरी की हम डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब है कि बेईमानियों में हुकूमत का भी हाथ है, कि हुकूमत के कब्जे ज़्यादा हैं। वो आप देखें यहाँ पर जो आगा मीर की जो ज़मीन है और जो दरगाह है वहाँ पर, वो हुकूमत के कब्जे में है। अहम फाइलें गायब हो गईं, FIR दर्ज करा दी गई, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो चुका। लेकिन वक्फ इमलाक चाहे शिया वक्फ बोर्ड की हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड की, फाइलें जिसने भी गायब कराई हों, नुकसान उन तमाम गरीब मुसलमानों का हुआ है जो औकाफ इमलाक और उनकी आमदनी के हकीकी हकदार हैं और अभी तक अपने हुकूक से महरूम हैं। लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। लखनऊ में अब एक नया पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के लीडर IP सिंह ने योगी सरकार के पोस्टर के पास एक नया पोस्टर लगाया है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद को दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, बेटियों इनसे रहें सावधान। वाज़ेह है कि योगी सरकार ने CAA के एहतजाजियों के फोटोज लखनऊ में होर्डिंग्स की शक्ल में लगाए हैं। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत की सरजनिश की। दुनिया के तकरीबन 120 ममालिक में फैल चुके कोरोना वायरस के खतरे का खौफ अब सयाहत के साथ उम्रा और सफर हज पर भी नजर आ रहा है। खतरे को पेश नजर रखते हुए सफर उम्रा पर 27 फरवरी से लगी आर्जी पाबंदी को रमजान तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं इस पसोपेश के आलम में रमजान के लिए जायरीन की बुकिंग कर चुके टूर और ट्रैवल ऑपरेटर भी अब काफी परेशान है। देखिए रिपोर्ट। हज की तैयारियों के पेश नजर रमजान के बाद से मुहर्रम तक उम्रा का सिलसिला बंद हो जाता है। वहीं माह रमजान में सफर उम्रा पर जाने वालों की कसीर तादाद होती है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के खतरे को पेश नजर रखते हुए सऊदी हुकूमत ने जहां सफर उम्रा पर आने वालों को रोक दिया है, वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और हुकूमतों के एहतियाती इक़दामात को पेश नजर रखते हुए अब रमजान में भी जियारत और उम्रा पर पाबंदी बरकरार रहने का खदशा पैदा हो गया है। हाँ, रमजान जरूर खतरे में आ गया है। रमजान में शायद ना हो। बहुत बड़ी तादाद में बुकिंग होती थी। बहुत बड़ी तादाद में बुकिंग होती थी। करीब 100 टिकट तो हमारे पास ही हैं जो कैंसिल हुए हैं, जो एयरपोर्ट से वापसी रिटर्न हुए हैं 27 तारीख को। और अगर यही हालात चलते रहे तो जाहिर सी बात है इसमें भी फर्क पड़ेगा। जो लोग हमारे साथ जा रहे थे, जिनके टिकट हो चुके थे, वीज़े हो चुके थे, तो उनका एयरलाइंस ने कह दिया कि पैसा वापस देंगे और वीज़े सऊदी गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि वीज़े के पैसा वापस मिल जाएगा। अभी वहाँ का माहौल जो है, मतलब जो लोग वहाँ मौजूद हैं सिर्फ वही हैं वहाँ पर, अभी नया कोई नहीं जा रहा है। और 20 रजब यानी परसों जो आएगा उसके अंदर वहाँ पे जितने भी गए हैं बाहर के मुल्क के, वो सब रिटर्न हो जाएंगे वहाँ से। हज तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा ये। वहीं हज और उम्रा कमेटियों से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वबाई अमराज की तरह फैल रहे और आलमी खतरा साबित हो चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए जायरीन के सफर पर आयद की गई आरजी पाबंदी सऊदी हुकूमत की जानिब से उठाया गया एहतियाती कदम है। ताहम अगर आने वाले दिनों में भी ये खतरा बरकरार रहता है तो उसका असर न सिर्फ रमजानुल मुबारक के सफर उम्रा पर बल्कि हज पर पड़ना लाजमी है। जो दुनिया के हालात हैं उसको देखते हुए हिफाजती इक़दाम उठाए हैं उन्होंने, और इसके असरात देखिए अल्लाह करे, और अल्लाह से दुआ है कि हज के वक्त तक जो है ये हालात मामूल पे आ जाएं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के और रमज़ान शरीफ के उम्रे पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने पाबंदी जो है इसी माना कर लगा रखी है कि ताकि बाहर से आने वाले लोग जो हैं उनके लिए वो तदाबीर कर लें, सारी के सारी इलाज मुआलजे के सारे इंतजामात कर लें, तब वो उम्रा खोल देंगे। तो इसलिए कोई उम्रे पे ऐसी पाबंदी वो नहीं है, और बाकायदा हरम में नमाज भी हो रही है। बहरहाल अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।
बैरून ममालिक से आने जाने वालों पर हुकूमतों की जानिब से लगाई जा रही पाबंदियां इस खतरनाक वायरस के मजीद फैलने से रोकने का एहतियाती कदम है। इन पाबंदियों से जहां आलमी सतह पर कारोबार मुतासिर हुआ है, वहीं इसका खमियाजा ज़ायरीन को भी उठाना पड़ रहा है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां फिरका परस्ती और नफरत की गुंजाइश नहीं। यहाँ रहने वाले लोग पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू या मुस्लिम। इसका सबूत तंजीम मिल्लत इस्लामिया ने पेश किया है। लखनऊ के मलहूर में गरीब मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ बेसहारा हिंदू लड़कियों की शादी भी उनके मजहब के मुताबिक कराकर हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल पेश की गई है। देखिए तारिक कमर की रिपोर्ट। यही मुल्क की सही तस्वीर है और यही इस्लाम की तालीम कि गरीब के साथ एक सा सलूक करो, यतीमों की इमदाद और सरपरस्ती के मामले में पीछे न रहो। लखनऊ के मलहौर में तंजीम मिल्लत इस्लामिया ने मजमूई तौर पर गरीब और बेसहारा 16 लड़कियों की शादियों की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें 8 मुस्लिम और 8 हिंदू लड़कियों की शादियां उनके अपने मजहब के मुताबिक तमाम रीति रिवाजों के साथ कराई गयी। एक तरफ हदीस व कुरान की आयतों के साथ मुस्लिम लड़कियों के निकाह पढ़ाए गए, तो उसी पंडाल में हिंदू लड़कियों ने फेरे लिए। सभी दुल्हनों को जरूरत जिंदगी का जरूरी सामान भी दिया गया। सामान के साथ मुस्लिम लड़कियों को कुरान और हिंदू लड़कियों को गीता भी पेश की गई। जरूरतमंद जो होता है उसमें कोई जो है मजहब बीच में नहीं आता है। तो ये जो लोग इसके मुस्तहक हैं वो किसी मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हो तो उनका एक इस तरह का प्रोग्राम कराया जाए। एक हफ्ते से यहाँ पर से कोई घर नहीं गया है और जितना भी आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं सब लोग जो है तन मन और जिससे जो हो सका सबने मिलकर इस तरह से अपना ताउन दिया। सारे धर्मों को मिला के शादियाँ की जाएँ जिससे मेल मोहब्बत बढ़ेगा और इसमें जो गरीब बच्चियां हैं उनके भी बहुत सारे निकाह हुए हैं और फेरे हुए हैं, तो ज़रूरत का सामान भी उनको दिया जा रहा है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे बढ़ चढ़ के और ज़्यादा जोड़ों की शादी हो। मलहौर और आसपास के रहने वाले बिरादरान वतन ने तंजीम मिल्लत इस्लामिया की इस पेशे रफ्त का शुक्रिया अदा करते हुए ये अहद किया कि वो मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। सिख ईसाई हमारे यहाँ एक नारा है कि आपस में भाई भाई, हम इस नारे के साथ में हम लोग रहना चाहते हैं। हम सभी हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का सभी हम लोग गाना गा रहे हैं। ठीक, इसमें कोई नफरत फैलाने की बात नहीं है। हम लोगों को आपस में एकता बना करके चलना चाहिए और जो आज मेल मिलाप हम लोगों का ये दिखाई दे रहा है ये सदैव हम लोगों के साथ इसी तरह से बने रहना चाहिए। हमको किसी प्रकार की भ्रांतियों में, किसी प्रकार के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में लाखों रुपए खर्च हुए और तंजीम मिल्लत इस्लामिया के साथ साथ मदारिस इस्लामिया, ईदगाह कमेटी के लोगों ने भी मुमकिना ताउन पेश किया। समझा जा सकता है कि इस मुल्क के लोग क्या चाहते हैं और कैसे रहना चाहते हैं। तंजीम मिल्लत इस्लामिया ने एक ऐसी पेशरफ्त की है जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। सिर्फ मुस्लिम जोड़ों की ही नहीं बल्कि बिरादरान वतन के मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे जोड़ों की भी शादियां यहाँ कराई जा रही हैं और सबके साथ एक सा बर्ताव किया जा रहा है, एक सा सलूक किया जा रहा है। ख़ास बात यह है कि ये मिशन आइंदा जारी रहेगा और इस मिशन को फ़रोग़ देने के लिए समाज के ज़िम्मेदार लोग आगे आ रहे हैं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नफ़रत फैलाने वाले लोगों की शिकस्त यकीनी है। मोहब्बत करने वाले लोग हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील में अपना बुनियादी किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन सफजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ शुरू हुआ धरना आज 9वें दिन पूरे कर गया है, लेकिन अब ये धरना दम तोड़ता नजर आ रहा है। आज धरनागाह पर नमाज जुमा अदा करने के लिए कॉल तो दी गई थी, लेकिन बमुश्किल 2 दर्जन तलबा ही धरनागाह पर पहुंचे और नमाज अदा की। जब तलबा से पूछा गया कि क्या लोगों की हिमायत कम होती जा रही है, तो उनका कहना था कि हमारी टीमें आज मुल्क के दीगर हिस्सों में जाकर NPR के खिलाफ मूवमेंट चला रही हैं। यहाँ बज़ाहिर तलबा की तादाद कम है, लेकिन मूवमेंट आज भी उसी जज्बे से जारी है।
मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टाइम के बाद स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन वो आप ये ना समझें कि उसका काम करने का तरीका बदल गया या उसमें लोग खफा होना शुरू हो गए या लोग नहीं आते। हम लोग अल्लाह का शुक्र है एक टीम वाइज और एक टीम प्रॉपर चैनल के थ्रू हम अपना काम कर रहे हैं। हमें एमपी और बाइकआउट करना है, हमारी टीमें जा चुकी हैं, आपको जैसे पता है एक टीम हमारे बरेली जा चुकी है, एक टीम लखनऊ जा चुकी है और एक टीम अलग अलग इलाकों में जा जाकर अपना काम कर रही है, एम्पायर बाइकआउट करने का काम कर रही है। जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बाकी है और ये तमाम चीज़ें आपको सामने बार बार दिखेंगी, लेकिन आज वक्त ने थोड़ा सा एग्ज़ाम होने वाला है, इस वजह से बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने हॉल के अंदर मस्जिदों में नमाज़ पढ़े। बाकी ऐसे वक्त आने पर वो हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं और आज हम लोगों ने कॉल दी तो जितनी ज़रूरत थी उतने लोग आए हैं और ये हमारा इत्तेहाद बिल्कुल चल रहा है। जब भी हम उनको कॉल देंगे इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। बुलंदशहर में अचानक आए तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तूफान का बवंडर आने से तकरीबन 1 दर्जन मकानों को दीवारें और छतें गिर गईं, जबकि कई मकानात ज़मींदोज़ हो गए। जबरदस्त तूफान के नतीजे में कई अफराद जख्मी भी हो गए। इंतजामिया के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर हादसे के शिकार हुए लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया। इस तूफान ने कई दरख्तों को भी उखाड़ फेंका। इलाके में मौजूद मंदिर और स्कूल की दीवार को भी दरख्त गिरने से नुकसान पहुंचा है। तूफान से तबाही का ये मंजर बुलंदशहर के सियाना तहसील के उसी सूरजपुर ढेकरी गांव का है। इस जबरदस्त तूफान के पेश नज़र मकामी इंतजामिया में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को पुराने और कच्चे मकानों में न रहने की अपील की गई है। साथ ही इस तूफान से हुए नुकसानात का मकामी इंतजामिया जायजा भी ले रहा है ताकि लोगों को मुआवजा दिया जा सके। नाजरीन, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यूपी में हुई भारी बारिश और ओलों की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच, प्रतापगढ़, संभल और बाराबंकी की हैं। इसके अलावा रियासत के दीगर मकामात पर भी भारी बारिश की खबर है, जहां यूपी के किसानों की बर्बादी नजर आ रही है। अचानक खराब मौसम, ओलों और तूफान से खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस बारिश की वजह से सरसों, मटर, चने, आलू, दालों, तिल और गन्ने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक अंदाजे के मुताबिक गुंदुम जैसी भारी फसलों को भारी नुकसान का सामना है। न सिर्फ फसलें खेतों में गिर गई, बल्कि फसल के साथ ही किसानों की उम्मीदें भी गिर गई। हुकूमत की जानिब से नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है और किसान को हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इमदाद का इंतजार है। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस को लेकर पटना में अहम मीटिंग। वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर सेहत मंगल पांडे भी मीटिंग में मौजूद। कोरोना पर सरकार की नजर। बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया पर्चे नामजदगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार समेत कई अहम लीडरान रहे मौजूद। तादाद के हिसाब से जीत यकीनी। राज्यसभा के लिए उम्मीद लगाए बैठे कई उम्मीदवारों को लगा झटका। रघुवंश, शरद और शत्रुघ्न सिन्हा करते रह गए इंतजार। शरद यादव का बयान, साथी पार्टियों से बात करके लेंगे फैसला। सहसराम में आसमानी बिजली गिरने से 3 की मौत। महलूक में 2 भाई शामिल। गांव में मातम का माहौल। दिसंबर 2019 को सीए की मुखालफत में आरजेडी की जानिब से बिहार बंद किया गया था। फुलवारी शरीफ में एहतजाज करने वाले लोगों पर हमला किया गया और बाद में वो हमला एक फसाद का शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें आमिर हंजला नाम के एक नौजवान की मौत हो गई और 11 लोग जख्मी हो गए। लेकिन इस मसले पर अक़लियती कमीशन की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ने अक़लियती कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है और इस मसले पर कमीशन को पहल करने की अपील की है। माइनॉरिटी कमीशन तो इंडिपेंडेंट इदारा था, कमीशन था, इसको अपने हिसाब से काम करना चाहिए था। और फुलवारी शरीफ का जो फसाद हुआ है ये बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से फसाद हुआ है और इसमें एक आदमी की मौत हुई है ज़रूर, लेकिन 12 आदमी को गोली लगी है और एक आदमी तो अगर मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, इनवैलिड हो चुका है। तो उसमें कमीशन को पूरी एक्टिविटीज़ दिखानी चाहिए थी, अहम रोल अदा करना चाहिए था, सरकार से कंपनसेशन दिलाना चाहिए था
और उसके चेयरमैन बहुत अहल आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि उनकी सरकार में चल नहीं रही है या उनका नोटिस नहीं ले रहा है। वो हर रोज़ मीटिंग कर रहे हैं लेकिन उसके कोई नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को लिखा कि वो दोषियों को चिन्हित कर उस पर अविलंब कार्रवाई करें और कार्रवाई करने के बाद मृतक परिवार को जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुसार उसको मुआवजा भुगतान करें। और हम लोग रिमाइंडर भी उसको दिया है, लेकिन अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम आपको लोग सूचित करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए आज एनडीए के उम्मीदवारों ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया। जेडीयू की तरफ से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर ने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया, वहीं बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर ने अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करते वक्त वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार समेत कई अहम लीडरान भी मौजूद रहे। तादाद की बात की जाए तो तमाम उम्मीदवारों की जीत तकरीबन यकीनी मानी जा रही है। तीनों उम्मीदवारों ने नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किए जाने पर खुशी का इजहार किया। दोबारा मुझे रामनाथ जी को प्रत्याशी बनने का अवसर मिला, इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को है। और दरअसल राजनीति में जिस स्वस्थ और लोकतांत्रिक और विकेंद्रित रूप में जनता दल यूनाइटेड चलता है, वो अपने आप में देश के राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण है कि आज भी कोई पार्टी इस रूप में चल सकती है कि सामान्य लोगों को वो टिकट दे, अवसर दे, जीवन में कुछ करने के लिए मौका दल के। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, जनता दल यू के सभी वरिष्ठ नेताओं का और जनता दल यू और गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को माननीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने और पार्टी के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया